बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू STN TV। नाजरीन, अल्प अरसलान सीज़न 2 वॉल्यूम 31 के पार्ट 8 में हम देखेंगे कि सभी लोग वासपुर आकान के बाहर आ जाते हैं, जहां पर पहले से ही तमाम लोग मौजूद थे और खाने की तैयारी की जा रही थी। और इसी दौरान मेहमानों के बीच से गोल्जा भी बग्गी से बाहर आती है, जिसे देखकर अरसलान, यूसुफ और सफरिया सुल्तान फौरन से गोल्जा की तरफ दौड़ पड़ते हैं और वो दोनों आपस में मिलते हैं। गोल्जा अपनी बहन सफरिया से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही होती है, तो वहीं पर यनाल बे और औके खातून भी अपने कमरे से ये सब नज़ारे देख रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आते हैं। वहीं अरसलान यूसुफ भी अपनी बेटी से मिलने के बाद सफरिया को बताता है कि अल्प अरसलान ये चाहते थे कि ये लोग सब शादी में आए और उन्होंने इसके महफूज और आरामदेह सफ़र के लिए तमाम इंतजामात किए थे, इसीलिए यही आराम और सुकून के साथ यहाँ पर आ गई। ये सुनकर सफरिया अल्प अरसलान की जानिब देखकर आंखों ही आंखों में उन्हें शुक्रिया अदा करती है। इसी दौरान आवर अल्प अरसलान को आकर बताता है कि तैफुर गिरागोर आया है, वो आपसे मिलना चाहता है, वो अंदर आना चाहता है। इस पर अल्प अरसलान कहते हैं वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर जागरी बे कहते हैं ज़रूर मुबारकबाद देने आया है बेटा। इस पर अल्प अरसलान कहते हैं चलो फिर इसे अंदर आने दो, और यूं आवर उसे अंदर लाने के लिए चल देता है। कुछ ही देर के बाद गवर्नर गिरागोर अंदर आता है और अल्प अरसलान से कहता है मैं यहाँ पर आपके खुशी के दिन की मुबारकबाद देने आया हूँ, आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। इस पर चागरी पे कहते हैं अगर आप यहाँ पर नेक नियति से आए हैं तो फिर आपको खुशामदीद। फिर अरसलान यूसुफ भी गिरागोर से कहता है हमारी शादी में आपको खुशामदीद गवर्नर। वहीं पर अल्प अरसलान को गिरागोर का आना कुछ हजम नहीं होता, फिर वो सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखने लगते हैं। वहीं चागरी पे कहते हैं चलो आ जाओ अंदर, और यूं वो सब लोग अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बुखारा से आया हुआ वो कातिल अपना तीर कमान तैयार कर रहा होता है ताकि अल्प अरसलान को मारा जा सके। एक तरफ यनाल भी कहता है कि गवर्नर गिरागोर को दावत नहीं दी गई, फिर भी वो यहाँ पर क्यों आया है, आखिर क्या मसला है। इस पर औके कहती है इसी वजह से इसने आपको नहीं बुलाया था, वो सल्जूकों के साथ सुलह करना चाहता है। ये सुनकर यनाल बे कहता है कौन जाने वो क्या सोच रहा है, आखिर सब चल क्या रहा है, क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं। गिरागोर बहुत खतरनाक आदमी है, कुछ भी कर सकता है, किसी को भी इस बात का इल्म नहीं। इसी के साथ यहाँ पर दूसरी जानिब का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ आनी किले में अल्पा गोद किले का जायजा ले रहा होता है और सिपाहियों के साथ टहल रहा था। इसी दौरान पादरी अल्पा गोद के पास आता है और उसे कहता है बेटा क्या आपका नाम अल्पा गोद है। इस पर अल्पा गोद कहता है जी ये दुरुस्त है। तो पादरी कहता है रोम से अपनी वफादारी साबित करने के लिए आप बहुत इम्तिहानात से गुजरे हैं, आपको कलीसिया आना चाहिए, खुदावंद की वफादारी सबसे कीमती है बेटा, आपको वहाँ पर आना चाहिए। इस पर अल्पा गोद कहता है मेरी वफादारी खुदा और ईसा मसीह सी है, और फिर रोम से जनाब। मैं अक्सर चर्च आता रहता हूँ, लेकिन मैंने आपको पहली बार यहाँ देखा है। इस पर पादरी बताता है हम कुस्तुनतुनिया से गवर्नर गिरागोर के साथ आए थे, गिरागोर के वालिद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस पर अल्पा गोद कहता है अच्छा। फिर पादरी मजीद बताता है मुझे लगता है हम भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं अल्पा गोद। ये कहकर पादरी वहाँ से चल देता है, लेकिन जाते जाते उसे एक मांगने वाला मिलता है, जिसे कुछ सिक्के देकर वो पादरी आगे बढ़ जाता है। और इसी दौरान उस मांगने वाले शख्स का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब वो किले में पहुंचा और वासपुर आकान में आकर उसने अल्प अरसलान को खत दिया, जिसमें अल्पा गोद की फांसी की खबर थी, और वो ये बताए बगैर चला गया था कि आखिर वो है कौन। और अब वो शख्स आनी किले में एक मांगने वाले के रूप में नजर आ रहा है, यानी कि वो भी किसी का ही जासूस है, जो कि अल्पा गोद के बारे में तमाम खबरें अल्प अरसलान तक पहुंचा रहा है। दूसरी जानिब वासपुर आकान का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग तहाइफ दिखा रहे होते हैं और दुल्हा दुल्हन को तहाइफ देने का सिलसिला शुरू हो चुका होता है। इन्हीं मेहमानों के बीच में बुखारा से आया हुआ वो कातिल भी मौजूद होता है, जो कि अपना तीर
कमान ताने अल्प अरसलान का निशाना लेने के लिए अलर्ट खड़ा था। वहीं पर यनाल बे और औके खातून भी अपने कमरे से ये तमाम मनाजिर देख रहे होते हैं। इसी दौरान यनाल बे की नज़र उस कातिल पर पड़ जाती है जिसके हाथ में एक खूबसूरत तोहफा तो था, लेकिन उसके बीच में एक खंजर भी मौजूद था, जिसे देखकर यनाल बे फौरन से कहता है वो अल्प अरसलान को मारने वाला है। अल्प अरसलान रुक जाओ, ये कहकर यनाल बे अंदर ही अंदर चिल्लाने लगता है तो औके खातून उसे चुप करवा देती है और कहती है रुक जाइए यनाल बे, क्या मसला है। इस पर यनाल उसे छोड़कर फौरन से अल्प अरसलान को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन औके खातून उसे रोककर दरवाज़ा बंद कर लेती है और यनाल को वहां जाने से रोकती है। ये देखकर यनाल कहता है रुको, ये सब तुम क्या कर रही हो? हाँ, तुम क्या कर रही हो? क्या करने की कोशिश कर रही हो? ये कहकर वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगता है और चिल्लाता है कि सिपाहियों दरवाज़ा खोलो, वो अल्प अरसलान को मारने वाला है, जल्दी करो इधर आओ। लेकिन यनाल बे की आवाज़ कोई भी नहीं सुनता तो ओके खातून कहती है ज़रा सुनिए। यनाल कहता है क्या तुम्हारा दिमाग फारिग हो चुका है? हाँ, तुम्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा? ये कहकर वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई भी सिपाही उसकी बात तक नहीं सुनता और दूसरी तरफ वो हमला आवर वहां अल्प अरसलान के करीब पहुंच रहा होता है। इसी दौरान एक बार फिर से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उस हमला आवर को खत मिला जिसमें लिखा था कि तुम्हें सफरिया खातून को मारना है, चाहे इससे तुम्हारी जान को खतरा ही क्यों ना हो, लेकिन तुमने सफरिया खातून को मारना है। दूसरी तरफ यनाल बे भी दरवाज़ा खोलने के लिए पागल हो रहा होता है, लेकिन कोई भी सिपाही दरवाज़ा नहीं खोलता। बिल आखिर यनाल बे खुद ही वो दरवाज़ा तोड़कर फौरन से अल्प अरसलान को बचाने के लिए बाहर दौड़ पड़ता है। ये देखकर औके खातून वहीं ठहर जाती है, क्योंकि ये सब औके खातून का ही मंसूबा था कि सफरिया खातून को मरवा दिया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अल्प अरसलान को तमाम लोग दुआएं देते हैं और तहाइफ भी पेश कर रहे होते हैं। इतने में वो हमला आवर भी अल्प अरसलान के पास आखिरकार पहुंच ही जाता है और उन्हें वो तोहफा देते हुए कहता है कि ये कमान मैंने आपके लिए बुखारा में बनाई थी अल्प अरसलान बे। ये कहकर वो फौरन से अल्प अरसलान और सफरिया खातून को मारने के लिए अपना छुपाया हुआ खंजर निकाल लेता है, लेकिन अल्प अरसलान किसी को भी मौका दिए बगैर उसी के खंजर से उसे कत्ल कर देते हैं और हर तरफ ये देखकर अफरा तफरी मच जाती है और अल्प अरसलान के सिपाही उस हमला आवर को कत्ल करने के लिए फौरन से तलवार उसकी गर्दन पर रख देते हैं, जिस पर अल्प अरसलान कहते हैं इसे मत मारो, मैं इससे बात करूँगा। आखिर ये है कौन? मुझे बताएगा कि कौन मेरी जान लेना चाहता है। इस पर हसन बे कहते हैं ठीक है, और फिर उसको पकड़कर जिंदान में ले जाया जाता है। ये देखकर चागरी बे भी गुस्से से चिल्ला उठते हैं जो भी है मैं उसे खुद सजा दूंगा, मैं खुद सजा दूंगा। इतने में दौड़ता हुआ यनाल बे भी अल्प अरसलान के पास आता है और उससे पूछता है तुम ठीक हो ना भतीजे? इस पर अल्प अरसलान कहते हैं मैं ठीक हूँ। वहीं पर गिरागोर भी कहता है अल्प अरसलान बे, मुझे उम्मीद है आप जल्द बेहतर महसूस करेंगे, लेकिन इस सब के पीछे आखिर कौन है? ये सब क्या हो रहा है? खुशकिस्मती से ये एक आफत के बगैर ही ख़त्म हो गया। इस पर अल्प अरसलान कहते हैं ये ख़त्म नहीं हुआ, मैं इससे बात करूंगा और ये जानूंगा कि ये सब किसने किया है, असल बात तब होगी। इस पर गिरागोर कहता है बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, मुझे उम्मीद है आप सब लोग जल्द ही बेहतर महसूस करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से रवाना हो जाता है। इसके बाद गौहर कहती है भाईजान आप इससे बात क्यों करना चाहते हैं? क्या ये वाज़ेह नहीं कि ये किसने किया है? हाँ, वो शख्स बुखारा से आया था, सफरिया खातून का मेहमान बनकर यहाँ आया है वो, क्योंकि इसका आखिरी हरबा आपको मारना ही था, इसीलिए वो यहाँ पर आया था। क्या आपको नज़र नहीं आता सबसे पहले इसने आपको खुद पर वार किया, फिर वो भाग गई क्योंकि वो तुम्हें नहीं मार सकती थी, इसीलिए इसने किसी और के ज़रिए आपको मरवाने की कोशिश की। इस पर सफरिया खातून कहती है खबरदार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर औके खातून कहती है अच्छा तो फिर वो ख़त क्या था जिसे आपने एक कासिद के साथ बुखारा भेजा था? सफरिया खातून, उस ख़त में आखिर क्या लिखा हुआ था?
ये सुनकर सभी लोग सफरिया खातून की जानिब मुतवज्जे हो जाते हैं। तो सफरिया खातून कहती है, मैंने वो खत अपनी बहन गोलजे को भेजा था। यह सब कुछ देखकर सलजान खातून फौरन से गोलजे को कहती हैं, तुम्हें इस खत के बारे में पता था? इस पर क्या लिखा था? इस पर गोलजे कहती है, खैर मैंने कोई खत नहीं देखा। ये देखकर गौहर कहती है, अब देखिए सफरिया साफ झूठ बोल रही है। इसी दौरान अकनाया खातून को अपना ख्वाब याद आता है, जब उन्होंने सफरिया खातून के हाथों को खून आलूद देखा और पूछा कि क्या गलत है। इस पर सफरिया खातून ज़ारो कतार रोते हुए नजर आई और खून वाले हाथ सफरिया खातून अकनाया खातून को दिखाती, जिस पर वो चौंक कर और खौफजदा होकर जाग गई थी।